आपको अगर एचजेएस का एग्ज़ाम निकालना है तो आपको वकील तो बनना पड़ेगा। लॉ फील्ड सर एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे आपको कोई कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। मैं जो कुछ भी हूँ मतलब उसका बहुत बड़ा योगदान जिसको कहा जाएगा हमारे दादाजी का है। 21 ऑफेंसेस ऐसे हैं जो नए इंट्रोड्यूस हुए हैं। 41 ऑफेंसेस ऐसे हैं जिसमें पनिशमेंट की मात्रा बढ़ाई गई है। 42 ऑफेंसेस ऐसे हैं जिसमें जुर्माने की मात्रा बढ़ाई गई है। बिल्कुल। 25 ऑफेंसेस ऐसे हैं जिसमें मिनिमम पनिशमेंट की व्यवस्था की गई है। और 6 ऑफेंसेस ऐसे हैं जिसमें एक न्यू पनिशमेंट जो ऐड हुआ है, कम्युनिटी सर्विस। कोर्ट की हर प्रोसीडिंग के लिए एक टाइमलाइन सेट कर दी गई है। अब ऐसी जगह पे जहाँ पे मैक्सिमम रिमांड 90 दिन की हो सकती है, वहाँ पे पुलिस जो है 60 दिन के भीतर कभी भी जाके पीसीआर की मांग कर सकती है। पुलिस कस्टडी रिमांड के 105 बीएनएसएस जोड़ा गया है, तो उसमें अब जो भी रिकवरी आप करेंगे उसका ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे। मेरे मित्र हैं अभी इस समय प्रदून मिश्रा जी, जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं। लोग जब भी रिजल्ट आता था और विफल हो जाते थे तो जाके मूवी देखा करते थे। अच्छा। आज मैं जहाँ भी जिस मुकाम पे हूँ उसमें सिर्फ मेरी संगति और मेरे मित्रों का इतना ज़्यादा सहयोग है कि जिसको मैं अपने मुंह से अपने शब्दों में बता नहीं सकता। बेयर एक्ट पे काफ़ी कमांड करें। बेयर एक्ट अगर आपका तैयार है तो बाकी जजमेंट जो आ रहे हैं उसको ऐड कर देना है, फिर बहुत जल्दी सिलेक्शन हो जाता है। और नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, इस समय हमारे साथ एक ऐसे होनहार युवा बैठे हुए हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपने परिश्रम से अपने जीवन में बहुत सारे बेहतर मुकाम आपने बनाया। लेकिन इस समय आप उच्चतर न्यायिक सेवा यानी एचजेएस जिसे हम कहते हैं, हायर जुडिशियरी सर्विस में आपका चयन हुआ है। आपका नाम है दिलीप कुमार सिंह और आपका चयन बिहार उच्चतर न्यायिक सेवा में अपर जनपद न्यायाधीश के पद पर हुआ है। आप उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर जनपद में गोरखपुर सिविल कोर्ट में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में आप सहायक अभियोजन अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो आज दिलीप कुमार सिंह जी इसके उदाहरण हैं कि सेवा करते हुए, जैसे एक तो होता है कि व्यक्ति जो है जब कोई एक सर्विस पा जाता है तो वहाँ उसको संतुष्टि मिल जाती है कि चलिए हम एपीओ हो गए, बहुत मेहनत कर रहे थे। लेकिन आपने उस सेवा के दौरान आपने मेहनत किया और आप न्यायिक सेवा में, उच्चतर न्यायिक सेवा में, अब एक सपना होता है लोगों का कि न्यायिक सेवा में आना जो है पीसीएस जो है, लेकिन आपने जो है उच्चतर न्यायिक सेवा में आपका सिलेक्शन हुआ है। दिलीप जी, आपका सबसे पहले हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद सर, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और चूँकि आप एक प्रेरणा स्रोत हैं युवाओं के, सर जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, जो बच्चे तैयारी करेंगे आगे उनके लिए आप जैसे हम ये जानना चाहेंगे कि आपका जो न्यायिक सेवा के प्रति या न्यायिक क्षेत्र में कह लें पदार्पण जो हुआ, क्या सोच करके जो है आपने विधि स्नातक की पढ़ाई की? आपकी इच्छा थी या आपके परिवार की इच्छा थी? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इंटरव्यू का मौका दिया। बिल्कुल। और सर बेसिकली ये कहा जाए तो लोग अक्सर ये सोचते हैं कि कोई परिवार का न्यायिक फील्ड में रहता है तब बच्चे न्यायालय की सेवा में जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन मेरे साथ सर बिल्कुल एकदम डिफरेंट था। और जो हमारी पृष्ठभूमि रही है बिल्कुल वो किसान परिवार रही है। हमारे जो अगल बगल कोई भी दूर दूर तक रिश्तेदार या कोई भी परिचय ऐसा कोई न्याय के फील्ड में नहीं था। एक्चुअली मैं बीएससी साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ और साइंस पढ़ने का मेरा शौक था। बीएससी मैंने किया था और उसके बाद एसएससी करने लगा। चूँकि थोड़ी सी आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण मैं कोचिंग में नहीं जा सकता। हमारे एक मित्र थे संदीप भैया, तो उन्होंने मुझे इस बात के लिए प्रेरित किया कि तुम लॉ कर लो, क्योंकि वहाँ पे एक ऐसी चीज़ है कि आप वहाँ बिना मतलब पैसे के भी आप अगर तैयारी कर रहे हैं और आपके अंदर टैलेंट है तो आप अच्छे मुकाम पे जा सकते हैं। लॉ फील्ड सर एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे आपको कोई कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके अंदर जज्बा है, आप मेहनत करना जानते हैं, तो अदर एग्ज़ाम जो होते हैं जैसे रेलवे के एग्ज़ाम है, एसएससी के एग्ज़ाम है, इवन if पीसीएस के लोअर सबऑर्डिनेट के एग्ज़ाम है, इन सब की अपेक्षा आसानी से जो है आप अच्छी मुकाम हासिल कर सकते हैं। 2009 में मेरा एलएलबी कंप्लीट हुआ था। 2010 में डिग्री प्राप्त हुई हमको। अच्छा। और उसके बाद से हम
पहला जो मेरा अटेम्प्ट था 2011 में, मैंने बिहार का फॉर्म भरा था। तो फॉर्म भरते ही फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा इंटरव्यू कॉल हो गया बिहार पीसीएसजे में। अच्छा बिहार पीसीएसजे। तो मुझे ये लगने लगा कि ये तो बहुत आसानी से हम हो जाएंगे, तो इस चक्कर में फिर हम कचहरी नहीं जा पाए। यद्यपि उच्चतर न्यायिक सेवा में कचहरी का जो पारंगत अधिवक्ता होता है वो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। पारंगत अधिवक्ता या उसके साथ साथ अच्छी पकड़, पढ़ने की प्रवृत्ति, अच्छा ज्ञान, अभियोजन अधिकारी के पद पर रहते हुए और उच्चतर न्यायिक सेवा में जाना, ये अपने आप में, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपका परिवार उतना आर्थिक रूप से सक्षम नहीं था, तो ये निश्चित रूप से ये तो उस तरह का है कि कुछ पंक्तियाँ आती हैं आप ही जैसे लोगों के लिए। हमने देखा कुछ विद्वानों ने लिखा है कि आगे सफ़र था और पीछे हम सफ़र था, हैं? अगर आगे जाते तो हम सफ़र छूट जाता, हाँ, रुक जाते तो सफ़र छूट जाता। मुद्दतों का सफ़र था, हैं? और बरसों का हम सफ़र भी था। जीवन में ऐसे पल आते हैं जब आदमी ऐसे दो राहे पर खड़ा होता है कि जब लोग कहते हैं कि इधर कुआं और इधर खाई। जब व्यक्ति सेवा में होता है और सेवा के दौरान वह और बेहतर सेवा की तरफ अग्रसर होता है, तो उसे एक बात का ये भी भय होता है कि हमारी सेवा में कहीं व्यवधान ना हो और हमें बेहतर अवसर मिले। तो उस समय जब अंतरात्मा से बात होती है, होता है ना कि प्यास बहुत तेज़ लगी थी लेकिन पानी में जहर था, पीते तब भी मर जाते और नहीं पीते तब भी मर जाते हैं। तो उस स्थिति में जब व्यक्ति जो है बिल्कुल अपनी दृढ़ता पर कायम रहता है, तो उस समय जो अंतरात्मा की आवाज़ होती है, वह आवाज़ सफ़र के साथ हम सफ़र को भी मिला देती है। तो बिल्कुल आपका वही था कि आपका एपीओ हम सफ़र था और न्यायिक उच्चतर न्यायिक सेवा वो सफ़र था, बिल्कुल। और दृढ़ता आपकी जो है जब प्रबल हुई, तो उस अंतरात्मा की आवाज़ ने उस हम सफ़र को सफ़र के साथ लगा दिया और आज आप उच्चतर न्यायिक सेवा में पदासीन हो गए हैं। और हमें लगता है कि आपकी सेवा अभी आप कब तक आपको चार्ज लेना है वहाँ? सर, एक आध महीने के अंदर जो है संभावना है कि वेरिफिकेशन, मतलब आपको नियुक्ति जनवरी में चांसेस हैं। इंटरव्यू हुआ था हमारा 28 तारीख को, 28 रिजल्ट अभी दिसंबर को वो रिजल्ट आया है। और रिजल्ट में मुझे चौथा रैंक प्राप्त हुआ है। अच्छा, चौथा रैंक मिला है। चलिए, ये भी एक अपने आप में जो है बहुत अच्छा जो है। दिलीप जी, ये तो हम लोग न्यायिक सेवा और या न्यायिक क्षेत्र में आने की कहानी में हम लोग अपनी बात कर लिए। अब हम जानना चाहेंगे कि जो आपका जीवन वृत्त है, जो पारिवारिक जो आपका बैकग्राउंड है, उसके बारे में थोड़ा हमें बता दीजिए कि आपके माता पिता कौन हैं, आपका जन्म स्थान कहाँ है और जो प्रारंभिक शिक्षा आपकी हुई वो कहाँ है, इसके बारे में ज़रा हमारे दर्शकों को बताएं। सर, मैं जो है महाराजगंज जनपद में एक परतावल बाज़ार पड़ता है, उससे 6 किलोमीटर दूर नेबुइयाँ, करौता उर्फ नेबुइयाँ गांव है। अच्छा। तो वहाँ का रहने वाला हूँ। मेरे पिता का नाम श्री रामनगीना सिंह है और माता का नाम फूलमती देवी है। अच्छा। हम लोग 3 भाई हैं और 2 बहनें हैं। जो हमारा सबसे छोटा भाई है वो भी LLB पूर्ण कर लिया है इस बार। अच्छा। और वो भी PCSJ की परीक्षा में की तैयारी कर रहा है। छोटी बहन जो है सविता सिंह है, वो भी LLB कंप्लीट की है 2023 में और PCSJ की तैयारी कर रही है। इसके अलावा सर, मेरे जो दादाजी थे श्री राजदेव सिंह और दादी जी थी श्री फूलकेशा सिंह। अच्छा। तो सर वो लोग मतलब वो अनपढ़ थे, पढ़ाई लिखाई उनको एकदम बिल्कुल कुछ नहीं आती थी और उन्होंने स्कूल का मुंह भी नहीं देखा था। लेकिन हमारे दादाजी हमेशा मतलब पढ़ाई के प्रति हमको हमेशा उत्साहित करते रहते थे। और मुझे इस बात को बताने में आपसे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ, सिर्फ मतलब उसका बहुत बड़ा योगदान जिसको कहा जाएगा हमारे दादाजी का है, जो कि एक अनपढ़ थे। वो हमेशा हमको एक शिक्षा देते थे कि बाबू, वर्णमाला जब आप पढ़ते हैं तो पहले क आता है, फिर उसके बाद ख आता है, मतलब पहले करो फिर खाओ। अगर तुम नहीं करते हो तो फिर खाने का अधिकार आपको नहीं है। तो ये एक अनपढ़ व्यक्ति का राय हुआ करती थी और उससे मैं उस समय से ही बहुत प्रभावित था और हमेशा कर्म में विश्वास करता था। भाग्यवादी मैं थोड़ा सा नहीं हूँ, इसके लिए मुझे बहुत लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं कि भाग्य में थोड़ा कम भरोसा हम करते हैं। बाद में तो थोड़ा बहुत होने लगा था। उसमें तो देखिए, भाग्य जो है चूँकि आपका हमेशा जो सामना रहा है जी जी अपनी किताबों से रहा है। बिल्कुल सर। और हमें लगता है कि ये सिर्फ समझ में
जब आ जाता है तब लगता है व्यक्ति को कि वास्तव में जो कर्म है ना वही भाग्य है। भाग्य है सर। तो जो आप जो भी कर्म का संचयन होता है, जैसे जब आप शास्त्रों को पढ़ेंगे, थोड़ा समय हट के आपको बता इसलिए दे रहा हूँ कि चूँकि आप उच्चतर न्यायिक सेवा में जा रहे हैं, आपको बहुत आगे बहुत सारी जिम्मेदारियाँ मिलेंगी। कर्म ही भाग्य होता है। पद्म पुराण जब आप पढ़ेंगे तो उसमें 3 कर्मों की व्याख्या की गई है, क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध। क्रियमाण कर्म वो होता है कि जो आप वर्तमान में कर रहे हैं, जैसे भोजन करना क्रियमाण कर्म है। उसका तात्कालिक फल है कि पेट भर जाता है, तो ये आपको एहसास होता है, लेकिन उसका कालांतरित फल जो उसका होता है, उससे खून बनता है, उससे मांस बनता है, उससे और सारे तत्व बनते हैं जो आपको दिखते नहीं हैं। जी जी। यानी उसी क्रियमाण कर जो वर्तमान में आप जो कर्म कर रहे हैं उसका एक तो फल है कि आपको मजदूरी मिल गई। दूसरा, जो आपने कुछ और अच्छा किया तो मजदूरी नहीं मिली, लेकिन वो आपका वही संचित कर्म होता है, वो पुण्य है सर। जो ईश्वर अपने गुलक बना के रखता है सबका, उसी में संचित होता है। और जब पुण्य इस संचित कर्म जब इस योग्य होता है कि वो फल प्रदान करे, तो वही प्रारब्ध है। आप अपने जीवन में भी भोग सकते हैं, और जब कभी भी आप इस धरा पर आएंगे तो उसी के हिसाब से, अपने उसी प्रारब्ध के हिसाब से आप पाएंगे। बिल्कुल सर। मेरा बस ये कहना था कि जैसे मैं थोड़ा सा भाग्यवादी उस समय कम हुआ करता था, लेकिन बाद भाग्यवादी जो आपके कहने का तात्पर्य है, मैं जान रहा हूँ, भाग्य आपके कहने का तात्पर्य यह है कि हम जो है सिर्फ भाग्य भरोसे बिना कर्म किए वो प्रतिफल की इच्छा नहीं करते, यही ना। यानी हम कर्म करेंगे और हमारे दृढ़ विश्वास आपके अंदर था कि मैं करूंगा तभी कुछ मिलेगा, और यही भाग्य है। जी जी जी। जब आप कुछ करेंगे तभी आप पाएंगे निश्चित रूप से। गीता तो ये कहती है कि मनुष्य कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है प्रकृति के द्वारा। जी जी। उसमें गीता में भगवान ने जो अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा था ना कि न ही कश्चित क्षणमाप जातु तिष्ठत्य कर्म कृतम कार्यते हौसः कर्म सर्व प्रकृति जैर्य गुणे, कि प्रकृति द्वारा हर व्यक्ति कार्य करने के लिए बाध्य किया जाता है। अगर आप जो है नहीं अच्छा करेंगे तो आप बुरा कर्म करेंगे। आप अगर जैसे मान लीजिए कि कोई लड़का है, अगर वो नहीं पढ़ाई लिखाई करेगा तो खुरापात करेगा, वो सड़क पर जा करके जो है वो डकैती करेगा, लूट करेगा, वो छिनैती करेगा, वो छेड़खानी करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो कर्म करने के लिए प्रकृति विवश किया जाता है, तो इसलिए बिना कर्म किए आप रह ही नहीं सकते। हम इस बात में भी यकीन करते हैं, क्योंकि मैंने जब तैयारी किया तो उस दौरान बहुत सारी असफलताएं मिली, और एक समय आया कि जब मुझे भी ये लगने लगा कि भाई 99% तो आपका कर्म है, लेकिन फाइनली जो 1% है, जो 100% बनाता है, जो सेलेक्टिंग 1% है, वो भाग्य है। और वो भाग्य बहुत बड़ा भाग्य होता है सर। 2009 में मेरी LLB कंप्लीट हुई, और LLB कंप्लीट होते ही मतलब सारे एग्जाम्स मेरे निकलना शुरू हो गए लगातार। 10 बार मैंने PCSJ का इंटरव्यू दिया। वाह। 4 बार बिहार PCSJ का, 3 बार UP PCSJ का, 2 बार झारखंड PCSJ का, 2 बार छत्तीसगढ़, 1 बार छत्तीसगढ़ PCSJ का, और इन सभी में मुझे असफलताएं मिली। कभी इंटरव्यू में 1 नंबर कम हो गया, 2 नंबर कम हो गया, कभी मेंस में 1-2 नंबर कम हो गया, तो नहीं होता था सिलेक्शन। फिर हमें लगता था बार बार कि आखिर क्या ऐसा है, दोस्तों का सबका कभी कोई PCSJ हो गया, कोई APO हो गया, नहीं होता था। तो मुझे हमेशा से लगता था कि आखिर मेरे अंदर क्या कमी है। लेकिन देखिए, ये भाग्य ही है, एक नियति ही है कि आज मुझे ऐसी जगह उन्होंने पहुंचा दिया। ये इस बात को प्रमाणित करता है। जहां मैं LLB कर रहा था जिस टाइम से, उस समय भी अगर कोई PCSJ होगा तो मैं उससे ऊंचाई पे पहुंच गए आप। ये भगवान का जो है ये भाग्य ही है, नियति ही है। यही चीज, यही मैं कह रहा था कि जब कुआं और खाई जब दोनों तरफ होती है और आदमी बिल्कुल किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, जी, जब उसे लगता है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, तब वो अंतरात्मा की जो आवाज़ होती है, तब वो ईश्वर जो है ना, जब आपको ये लगेगा, जब आदमी थक हार के कहता है कि हे राम अब मुझसे नहीं होगा, तब ईश्वर कहता है कि हाँ, अभी तक तुम्हें ये घमंड था कि मैं ही करता हूँ, इसलिए तुमको कहीं नहीं स्थान मिल रहा था। अब जब तुम एकदम हमारे ऊपर छोड़ दिए, इसीलिए गीता में भगवान ने कहा ना कि सर्वधर्मान्य परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः, कि तुम अपने समस्त कर्तव्य कर्मों को मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। ये हमारे शास्त्र प्रमाण है इस बात के, जो है हम उस पर ध्यान नहीं देते, जो है हम ध्यान नहीं देते, और जब तक ये लगता है कि हम करते हैं तब तक वास्तव में हम नहीं कुछ पाते हैं, और जब ये लगता है कि नहीं
मैं करता ज़रूर हूँ, लेकिन कृपा उस ऊपर वाले की होती है। कृपा हमारे माता पिता की होती है, आशीर्वाद हमारे बड़ों का होता है, सबका संचित सहयोग होता है, तब हमें सफलता मिलती है। जब ये धारणा व्यक्ति के मन में आती है, तब वो अचानक जो है उसे वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। बिल्कुल भाई, आप PCSJ बन करके आज प्रमोशन हो करके भी आप नहीं पहुँचते, अधिकतम आप SCGM होते। सर आपको अपर जनपद न्यायाधीश होने में काफ़ी समय लगता है, लेकिन देखिए आप जो है पहुँच गए वहाँ। ये है ईश्वर की कृपा, ये है। और वो कृपा कब बनी कि आपने कर्मों का संचयन कर लिया था। कर्म करते करते आपके पास इतना संचय हो गया था कि आपको बहुत दिक्कत नहीं होती थी। आप अपना बहुत आसानी से जो है आप परीक्षा दे लेते थे, इंटरव्यू निकाल लेते थे, सब कुछ कर लेते थे। एक्चुअली सर, मेरी जो हाई स्कूल है वो मैंने 2000 में एक हमारे गांव के बगल में ही है किसान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धनगढ़ी मुरेड़ी, वहाँ से मैंने किया था हाई स्कूल। उसके बाद घुगली में एक DAV नारंग इंटर कॉलेज है, अच्छा, वहाँ से मैंने इंटरमीडिएट किया। फिर जो है महात्मा गांधी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज गोरखपुर का है, वहाँ से मैंने BSc किया। तो मैं साइंस का स्टूडेंट था और हमेशा मतलब MBBS ही बनना चाहता था, क्योंकि हर बायोलॉजी के स्टूडेंट का एक सपना होता है कि वो डॉक्टर बने। लेकिन फिर वही 2006 में ही मेरा CPMT में हुआ था। अच्छा, लेकिन फिर वही कहीं ना कहीं आर्थिक समस्या आ गई, जिसकी वजह से मेडिकल में एडमिशन लेना मेरे लिए संभव नहीं था। बिल्कुल। तो फिर मैंने ये सोचा, मेरे मित्र थे संदीप जी, तो वो हमें कहे कि यार जब तुम कर ही नहीं पाओगे वहाँ पे तो फिर ऐसी तैयारी करने से क्या फ़ायदा है। तो उनकी प्रेरणा से मैं जो है एडमिशन मेरा उन्होंने ही एक तरह से करा दिया था। अच्छा, लॉ में ज़बरदस्ती करके करा गोरखपुर दिया। विश्वविद्यालय से आप ला हैं? सर गोरखपुर विश्वविद्यालय से 2007 से 2009 का बैच रहा है मेरा। अच्छा। और उसके बाद से लगातार शुरू हुआ सिलसिला। तो और 2017 में मेरा 41वीं APO बिहार APO में 41वीं जो बैच था उसका एक ही साथ 41वीं 42वीं और 1/2013 तीनों निकले हुए थे। हालांकि मेरा तीनों में इंटरव्यू कॉल हुआ था। अच्छा। तो मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया 41वीं वाले। अच्छा, बिहार में आप APO बने? सर 41वीं वाले में बिहार में हम APO बन गए। अच्छा। उसके बाद 30 जून 2017 को हमने बिहार के नालंदा जिले में हिलसा सब डिवीज़न है, अच्छा, वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया। मैं वहाँ 9 महीने रहा और उसके बाद से तब तक UPPC APO का रिजल्ट आया और मेरा यहाँ पे हो गया। तो फिर हम चूँकि मेरा होम स्टेट था UP, तो हम बहुत ही, हालांकि सारी चीज़ें इच्छा तो थी कि UP में चलना, सबकी इच्छा होती है कि अपने प्रांत में हम सर बिना सोचे समझे बस फटाक से बैग उठाए और अपना चले आए UP में। 9 अप्रैल 2018 को मुरादाबाद ट्रेनिंग सेंटर में ज्वाइन किया था। अच्छा। वहाँ APOs की 3 महीने की पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग होती है। अच्छा। और उसके बाद पहली ज्वाइनिंग मेरी गोरखपुर में ही मिली। मतलब पहली ज्वाइनिंग गोरखपुर में ही? बड़ा भाग्यशाली गोरखपुर। पहली ज्वाइनिंग मिली। फिर बीच में 2000 पिछले साल मेरा ट्रांसफ़र हुआ था। अच्छा। इलाहाबाद में 1 साल हम रहे। फिर उसके बाद पुनः जो है शासन की मंशा के अनुरूप मुझे यहाँ भेजा गया। अच्छा। तो फिर से अब हमने जो है 2024 में हम यहाँ, यानी ज्वाइनिंग यहाँ हुई और यहीं से प्रमोशन हो गया। बहुत अच्छा जो है गोरखपुर हमारे लिए बहुत लकी रहा है सर, क्योंकि इस गोरखपुर ने हमको सब कुछ दे दिया। मतलब हम आए थे तो कुछ ना लेके आए थे, लेकिन जा रहे हैं तो यहाँ से सब कुछ लेके जा रहे हैं। तो बाबा गोरखनाथ की कृपा है कि उनके मतलब शहर ने और उनकी प्रेरणा ने हमको बहुत कुछ दिया। बहुत बढ़िया। भी मैं बहुत भाई, आपकी तो कार्यस्थली रही है सर, और हम लोगों की तो जन्मस्थली है। हम तो अपनी स्वयं एक अपना स्वरचित कविता हमारी है कि हम बाबा गोरखनाथ की धरती गोरखपुर के वासी हैं। संक्रांति पर्व खिचड़ी मेला मेरी पहचान निराली। और सर आप एक अब इसी बात आ गई है तो बताने में बड़ा खुशी हो रही है कि जब इंटरव्यू हो रहा था हमारा SJS वाला, तो उसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब बैठे थे, माननीय उच्च न्यायालय पटना। अच्छा। तो उन्होंने तो काफ़ी क्वेश्चन हमसे पूछे, लेकिन उनके बगल वाले जो सर थे ऑनरेबल जस्टिस थे, तो उन्होंने हमसे पूछा, यही प्रश्न किया कि आप तो गोरखपुर के रहने वाले हैं और गोरखपुर जो है नाथ संप्रदाय का हब माना जाता है, तो आप नाथ संप्रदाय के बारे में कुछ बताइए। अच्छा। तो मैंने उनको नाथ संप्रदाय के बारे में, चूंकि अब हम लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं तो हर चीज़ जान रहे थे, तो उनको बताया और उससे वो बहुत प्रभावित हुए। कहे कि यहाँ तक फिर उन्होंने आगे बढ़ के पूछा कि व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन नाथ संप्रदाय एंड हिंदुइज्म। तो इस पे भी मैंने बताया और इससे उनको बहुत अच्छा लगा। मतलब GS के यही एक क्वेश्चन पूछा गया था और मेरा आंसर, मतलब गोरखपुर का सवाल भी जो है आपके सिलेक्शन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। बहुत अच्छा भूमिका, और वो बड़े खुश हुए कि आप वहाँ के हैं और वहाँ के बारे में सब कुछ जान रहे हैं। और क्या, ये बड़ी अच्छी चीज़। नाथ संप्रदाय को परिभाषित कर देना। तो सर वो भी बड़े खुश हुए चीफ जस्टिस साहब। तो फिर ऐसे, और नंबर सर उन्होंने इंटरव्यू के दौरान कम से कम 15 बार
10 से 15 बार वेल डन, वेरी गुड, इस तरह के शब्द यूज हुए थे। तो आपको लग गया होगा कि मुझे ऐसा लगा कि एकदम सभी इंटरव्यूअर्स जो मेंबर थे वो बहुत खुश थे और उन्होंने मुझे इंटरव्यू में बहुत अच्छा मार्क्स भी दिया है। 50 में मैंने 40 मार्क्स जो है इंटरव्यू में पाया है। अच्छा, तो ये भी मेरे रैंक आने का एक बहुत बड़ा वो रहा है। नहीं ठीक है, गोरखपुर सर ये बाबा गोरखनाथ की महिमा की कृपा है। तो क्या कहा जाए। चलिए, बहुत अच्छा है दिलीप जी। आपका सफ़र जो है बड़ा अच्छा रहा, न्यायिक सफ़र जो आपका है, और दूसरी पारी आप अब शुरू करेंगे। आपके पिताजी सेवा में कहीं थे या? बिल्कुल नहीं सर, मेरे पिताजी एकदम पूर्ण रूप से किसान हैं। अच्छा, तो माता जी भी गृहिणी? बिल्कुल गृहिणी थी, और खेती बाड़ी भी हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन ये है कि जितना था उतना पर्याप्त था। अच्छा, जब आपका सिलेक्शन हुआ तो जैसे माता पिता की इच्छा होती है ना कि लड़का अब अपने पैरों पर खड़ा हो गया, अब इसकी शादी कर देनी चाहिए, जो परिणय सूत्र बंधन है उसमें कब आप जो है आए? नहीं, शादी हो गई? अभी शादी नहीं हुई है हमारी। अरे कारण ये था सर कि हम जो है अभी बैचलर हैं आप? जी। अरे वाह। एक्चुअली में सर ये हुआ कि हम जो है तैयारी कर रहे थे और पढ़ाई लिखाई में बड़े अच्छे थे, तो एक तो इधर ध्यान ही नहीं जाता था कभी। अच्छा। और दूसरा चीज़ ये भी था कि पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी थी कि जब तक हम इस्टेब्लिश ना होते तब तक चीज़ों में थोड़ी दिक्कतें थी। तो बाद में जो है जब सिलेक्शन हो गया तो अब ये हुआ कि फर्स्ट प्रेफरेंस तो ये है कि पहले एक अच्छा मकान होना चाहिए अपना। अच्छा। तो सबसे पहले चूँकि हम गजटेड अधिकारी हो गए थे तो अब इस लेवल का एक मकान होना चाहिए था, तो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस ये था कि वो होना चाहिए, तो वो किया गया। फिर हमारी सिस्टर थी जो हमसे छोटी है, लेकिन चूंकि लड़कियों की शादी थोड़ा अर्ली एज में करना जरूरी होता है, तो इसलिए मेरा सबसे बड़ा प्रेफरेंस ये भी था कि बहन की शादी करनी है, तो जिसका प्रोसेस अभी चल रहा है। तो उसकी और अपनी हम लोग दोनों लोग ये सोचे थे कि हम और हमारी सिस्टर की शादी एक ही साथ हो जाएगी। तो अब तो भगवान ने बहुत अच्छी जगह कर दिया है, तो दोनों लोग अब न्यायिक अधिकारी। इस बीच में सर हम तो चूंकि सेलेक्ट हो गए थे तो हमारे लिए तो बहुत सारे प्रपोजल थे। बिल्कुल। लेकिन मेरा प्राथमिकता ये थी कि पहले हम अपनी बहन की शादी करेंगे, बहुत उसके बाद फिर जो है हम अपनी शादी। ये जिम्मेदारी का ये दायित्व बोध जो जिसे कहते हैं, जिम्मेदारी जो हमारी पारिवारिक व्यवस्था है हमारे भारतीय समाज की जो है, उसमें सब कुछ सबको लेके जो है चलना होता है, और ये चीज़ें परंपराओं से हमें मिलती हैं। क्योंकि सर हमारे भाई बहनों का भी बहुत बड़ा योगदान है हमारी सफलता। हाँ, बिल्कुल। हर आदमी, जैसे न्याय का फील्ड एक ऐसा फील्ड होता है, जब मतलब आप सब फील करेंगे इस चीज़ को, बहुत सारे हमारे जैसे सारे लड़के फील करते हैं जो तैयारी करने वाले हैं, कि वो जब तैयारी करते हैं ना तो उनको समाज का इतना सारा उलाहना सहना पड़ता है। लोग यहाँ तक कहते हैं कि अरे ये तो बस ऐसे ही पढ़ रहे हैं, इनका कोई मतलब ही नहीं है। अब वो जो नहीं जानते हैं कि प्री क्या होता है, मेंस क्या होता है, इंटरव्यू क्या होता है, वो लोग भी आपके ऊपर कमेंट करते हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति में हम बार बार विफल हो रहे थे, लेकिन परिवार हमारा हमेशा खड़ा रहा हमारे साथ में। हाँ, बिल्कुल बहुत सपोर्ट किया होता है। और देखिए, जब जज्बा आपके अंदर रहेगा ना सर, तो जब सफलता मिलती है ना, तो जितने भी गिले शिकवे होते हैं या जो बहुत मुलाहना मारते हैं, जो बहुत ताने मारते हैं, इसीलिए कहा है ना कि हर खौफ हर खतरे से गुजरना भी सीखिए, जीना है अगर अजीज तो मरना भी सीखिए। मरने का मतलब मेहनत करना। लोग कहते हैं ना बहुत मर के मैंने काम किया है, तो जीना है अगर अजीज तो मरना भी सीखिए। ऐसा न हो कि ख्वाब ही रह जाए ज़िंदगी, जो दिल में ठानी है उसे पूरा भी कीजिए। ये जो है, ये लाइनें जो है उत्साहित करती हैं ना हम सभी को, जो है ये उत्साहित करती हैं। यानी अब सर इसमें अभी थोड़ा सा ये बताना चाहेंगे कि कहा जाता है कि एक और भी बड़ी दिक्कत होती है एक हिंदी मीडियम की, बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, हिंदी मीडियम से चूँकि आपकी पढ़ाई हुई थी, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। देखिए, हाँ, ये सवाल मेरा था कि चूँकि आप पूर्वांचल में, हमारे यहाँ हिंदी मीडियम में पढ़ाई होती है, और ये बहुत बड़ा जो है बच्चों के अंदर भी ये भय होता है कि अरे हम तो हिंदी मीडियम वाले हैं, पता नहीं हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो इस पर जो है ज़रा सा आप बताइए कि पहले जो एक सिलेबस हुआ करता था PCSJ का, उसमें 200 नंबर का लैंग्वेज आया करता था, उसमें 200 नंबर अंग्रेजी का पेपर होता था, और उस इंग्लिश के पेपर में मतलब आप जो एक नॉर्मल लड़का है इंग्लिश मीडियम का वो 100 से ऊपर पा जाता था, और जो हिंदी मीडियम वाला लड़का है वो बहुत कम पाता था। और यहाँ तो एक एक नंबर का मतलब होता है, बहुत मतलब होता है। तो सर वो अगर मैंने भी जो एग्ज़ाम्स दिए, मेरा इंटरव्यू में नहीं हुआ, मैंने 3 बार इंटरव्यू दिया UP PCSJ का, तो उसमें मैं मात्र 40 नंबर पा पाया। हालांकि मेरी अंग्रेजी सही थी, अब क्या था नियति हम नहीं जान पा रहे हैं, लेकिन 40 मार्क्स आउट ऑफ 200, अगर वही मेरा इंग्लिश सही रहा होता तो आज मैं UP में 3 बार जज बना होता।
तो यह दिखता है डर। लेकिन सर ये कहा जाए कि ये अगर अच्छी तैयारी धीरे धीरे करके आदमी करे तो कहीं ना कहीं हिंदी मीडियम वाले भी अच्छा कर जाते हैं। इसका प्री का पेपर भी इंग्लिश मीडियम का था, मेंस का पेपर भी इंग्लिश मीडियम में था, और मैं एकदम टोटली हिंदी मीडियम वाला। लेकिन प्री के पेपर में भी मुझे मतलब 82 नंबर मिले 100 में, क्योंकि इसकी कट ऑफ बहुत ऊपर गई थी। 82 नंबर मतलब 82 क्वेश्चन मेरे सही आए। माइनस मार्किंग थी 100 में। 100 मार्क का टोटल होता है, उसमें माइनस मार्किंग होती है। अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक और गलत हो जाता है, एक और गलत हो जाता है। तो इसके बाद भी मुझे 82 मार्क्स मिले। 80 नंबर के लगभग 230 नंबर इसकी मेरिट कट ऑफ गई थी। और प्री में मेरा अंग्रेजी मीडियम था, तब भी पेपर अच्छा हुआ। फिर मेंस में भी पेपर इंग्लिश में ही आया था, हमने लिखा हिंदी में था। अच्छा। और हिंदी में लिखने के बाद भी मतलब इतना अच्छा मार्क्स आया मेरा मेंस में। और उसका कारण ये था कि यहाँ पे जो जेएस का एग्जाम होता है वो क्वालिफाइंग होता है, हर लेवल पे क्वालिफाई करना होता है आपको। मतलब फर्स्ट पेपर में भी आपको 45% पाना है, सेकंड पेपर में भी आपको 45% पाना है, एग्रीगेट आपको 50% पाना है, और इंटरव्यू में आपको 30% क्वालिफाई करना है। तब अच्छा। आप इतना सारा क्राइटेरिया जब पूरा करेंगे तब आप मेरिट लिस्ट में गिने जाएंगे। अब आप मेरिट में कहाँ हैं ये देखा जाएगा। तो जितनी सीट होती है उसके अकॉर्डिंग फिर लोगों को लिया जाता है। अगर आप अंग्रेजी आपकी नहीं ठीक है तो उसको ठीक करने का प्रयास करिए, धीरे धीरे करके सही हो जाती हैं। और हिंदी मीडियम का नहीं होगा ये तो कभी मत सोचिए, क्योंकि हमने भी देखा है और लगातार हम इतने इंटरव्यू आप उदाहरण है, साक्षात उदाहरण है। अच्छा ये बताइए कि ये जो सिलेक्शन जो है, चूँकि आप पीसीएसजे के लिए बहुत प्रयास किए लेकिन नहीं हो पाए, बहुत प्रयास किए, लेकिन एसजेएस जो इंग्लिश में पेपर आपने दिया इंग्लिश मीडियम से, उसमें आपका सिलेक्शन हो गया। बिल्कुल हो गया। जहाँ आदमी हिंदी मीडियम से प्रयास कर रहा था नहीं हो पाया, वहाँ इंग्लिश मीडियम में परीक्षा दे करके वो पास हो गया। ये अपने आप में कितनी मदद मिली आपको, जो सेवा आप जो है अभियोजन अधिकारी के तौर पर? सर आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा, और हम सोच रहे थे कब आप ये क्वेश्चन नहीं एकदम क्योंकि कितना मदद जो है, ये समझ लीजिए कि अभियोजन में होने के कारण ही अगर कोई ये सोच रहा है कि वो प्रैक्टिस में नहीं है और वो एजेएस में हो जाएगा तो ये बहुत मुश्किल काम है। आपको अगर एजेएस का एग्ज़ाम निकालना है तो आपको वकील तो बनना पड़ेगा, चाहे आप वो प्राइवेट वकील बनिए, प्रतिरक्षा की वकालत करें, चाहे डिफेंस लॉयर बनिए, चाहे तो प्रोसिक्यूशन लॉयर बनिए, तो आपको वकील बनना पड़ेगा। और हम जो है वास्तव में जब 2017 में मैं एपीओ हो गया था, तो इस दौरान मैंने जो डिफेंस के बहुत अच्छे लर्नेड लॉयर हैं गोरखपुर में, उनके द्वारा किए गए बहस को, फिर हम लोगों के भी अभियोजन में बहुत अच्छे लोग हैं, उनके द्वारा बताई गई चीज़ों को, ट्रेनिंग को, मुरादाबाद की ट्रेनिंग को और विभिन्न इंस्टीट्यूशन में जो मेरी ट्रेनिंग हुई, उन सब चीज़ों को मैंने इतना बढ़िया तरीके से समझा, क्योंकि कोर्ट में बहुत ईमानदारी से काम करता था। तो और मेरे सीनियर जो एपीओज थे, पीओज थे, एसपीओज थे, ये लोग भी बहुत मतलब थे, जिन्होंने एक आध एपीओ तो ऐसे हैं जिन्होंने इंटरव्यू वगैरह दिया, और उन लोगों ने भी मुझे बहुत बताया कि कैसे कैसे क्या करना है, पुराने पेपर्स ने। तो अभियोजन का जो है बहुत बड़ा रोल है। मैंने अनुभव जो है, अनुभव बिल्कुल, क्योंकि आप अभियोजन अधिकारी थे तो अभियोजन अधिकारी ऑलरेडी एक वकील ही तो है, वकील है और क्या जो है बिल्कुल। और प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए, बिना प्रैक्टिस के आप इस एग्जाम को नहीं निकाल सकते। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, चूँकि अभी दाम्पत्य जीवन आपका शुरू ही नहीं हुआ, चलिए उसकी भी हम शुभकामना देते हैं कि अब आप जो है अब डबल अपर जनपद न्यायाधीश से मुलाकात हो। अब जब मुलाकात हो हमारी तो 2 अपर जनपद न्यायाधीश हो साथ में, ठीक है ना? तो बहुत अच्छा। अच्छा ये बताइए कि जो नई संहिता आई है 1 जुलाई 2024, तो ये जो नई संहिता है इस पर भी सवाल आपसे पूछे गए होंगे? बिल्कुल सर, और अच्छा। इस सवाल हमसे पूछा गया और ऑनरेबल चीफ जस्टिस महोदय ने पूछा। अच्छा। और मेरे आंसर से वो बड़े खुश हुए बहुत, क्योंकि यहाँ तो आपको नई संहिता आपके प्रैक्टिस में आ गई होगी। बिल्कुल आ गई है सर। तो कौन सा सवाल आपसे पूछा? मुझे बस चीफ जस्टिस साहब ने यही पूछा प्रश्न कि ये बताइए न्यू क्रिमिनल लॉ में क्या चेंजेज हुए हैं। उनका बस एक सिंगल ये वर्ड था। अच्छा। कि न्यू क्रिमिनल लॉज इंट्रोड्यूस हुए हैं, उसमें क्या चेंजेज हुए हैं। तो मैंने उनको बताया कि जैसे सर आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस है, इसको पूरी तरह से बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए ने एक तरह से रिप्लेस कर दिया है। बिल्कुल। और जैसे सर आप ले लीजिए बीएनएस को ले लीजिए, तो उसमें 21 अपराध ऐसे हैं, 21 ऑफेंसेस ऐसे हैं जो नए इंट्रोड्यूस हुए हैं। 41 ऑफेंसेस ऐसे हैं जिसमें पनिशमेंट की मात्रा बढ़ाई गई है। 42 ऑफेंसेस ऐसे हैं जिसमें जुर्माने की मात्रा बढ़ाई गई है। बिल्कुल। 25 ऑफेंसेस ऐसे हैं जिसमें मिनिमम पनिशमेंट की व्यवस्था की गई है। और 6 ऑफेंसेस ऐसे हैं
जिसमें एक न्यू पनिशमेंट जो ऐड हुआ है, कम्युनिटी सर्विस, कम्युनिटी पनिशमेंट, कम्युनिटी सर्विस, इसकी जो है व्यवस्था की गई है। तो मैंने ये आंसर चीफ जस्टिस महोदय को बताया, तो उनका ये जवाब था कि आपने तो बहुत अच्छी तैयारी की है। तो मैंने ये उनको बताया कि सर एक्चुअली में ये मेरी तैयारी नहीं कहा जाएगा इसको, क्योंकि जब ये नए क्रिमिनल लॉ इंट्रोड्यूस हुए थे तो उस समय हम लोग पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पोस्ट को होल्ड कर रहे थे, और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा हमें एक एक्स्ट्रा वर्क दिया जाता था कि हम अपने डिस्ट्रिक्ट में जितने भी एसआईज हैं, ट्रेनिंग ऑफिसर हैं, पुलिस वाले, उनको हम जा करके उनको पढ़ाएंगे। तो मैंने भी लेक्चर लिए थे कुछ उनको पढ़ाने के लिए, तो उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों से, उनके द्वारा बताए गए आंसर, मेरे द्वारा बताए गए आंसर और पढ़ाई लिखाई से, आपसी कन्वर्सेशन से ये तैयारी अच्छी हो पाई है। बीएनएसएस से उन्होंने पूछा कि बीएनएसएस में कौन से ऐसे चेंजेस हैं जिससे आप बहुत प्रभावित हुए हैं। तो मैंने उनको बताया कि सर जैसे बीएनएसएस में तो बहुत बड़ा चेंज हुआ है, एफआईआर के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से चेंज किया गया है कि जैसे ईएफआईआर का कॉन्सेप्ट आ गया है। उसके अलावा जो है ललिता कुमारी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया था 0 एफआईआर का कॉन्सेप्ट है, तो उसको जो है कोडिफाइड कर दिया गया है, इसके अलावा प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के कॉन्सेप्ट को लाया गया है। तो ये सारी चीज़ें उनको हमने बताया कि सर ये सारी चीज़ें तो ठीक हैं, लेकिन मैं जिन चेंजेस से बहुत प्रभावित हूँ वो ये है कि कोर्ट की हर प्रोसीडिंग के लिए एक टाइमलाइन सेट कर दी गई है कि भाई चार्ज आप इतने दिन में बनाएंगे, कमिटल इतने दिन में करेंगे। तो सर इन चेंजेस की वजह से मुझे एक लगता है सुप्रीम कोर्ट की जो व्यवस्था थी कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, बिल्कुल अगर देर से न्याय मिलता है तो न्याय नहीं मिला समझा जाएगा। तो इस सुप्रीम कोर्ट के इस जो प्रिंसिपल था उसको लेजिस्लेचर ने पूरी तरह से इस न्यू क्रिमिनल लॉ में वो कर लिया है, समाहित कर लिया है। और कहीं ना कहीं इस नए चेंजेस की वजह से लोगों को जल्दी न्याय मिलेगा, त्वरित न्याय मिलेगा, और हमारे संविधान की जो इच्छा है कि जल्दी से जल्दी लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाए और न्याय तुरंत मिले, ये कहीं ना कहीं बहुत सहायक सिद्ध होगा। बहुत सही। अब जैसे नई संहिता में आपने बताया जो है भारतीय न्याय संहिता में तो कुछ जो जैसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को डिफाइन कर दिया गया, मॉब लिंचिंग को डिफाइन कर दिया गया है। जैसे जो 69 है जिसमें महिलाएं ये बहुत शादी का झांसा दे करके बहुत बड़ा चीज़ हुआ करता था कि रेप विक्टिम जो होती थी वो शादी का झांसा दे करके, हमेशा सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे जजमेंट में कहा कि शादी का झांसा अगर मेजर लड़की को दिया जा रहा है तो वो मेजर लड़की तो मेजर है और सहमति वो दे रही है, तो इसलिए जो है ये रेप की कैटेगरी में नहीं आता है। लेकिन चूंकि लॉ में कोई व्यवस्था नहीं थी तो इसको डाला हम कहाँ, तो ये हमेशा रेप में चार्जशीट हमेशा रेप में आ जाया करती थी। हम लोग भी लीगल ओपिनियन देते समय बहुत परेशान हो जाया करते थे कि इसको क्या करें, क्योंकि लड़की तो मेजर है, वो अपने स्वेच्छा से गई है, अब वो कह रही है कि हमको शादी के झांसे में दिया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहती थी कि आप इतनी जब होशियार हैं तो शादी के झांसे में आप क्यों आई, और उसको हम रेप नहीं मानेंगे। लेकिन फिर भी यहाँ अगर हम कर देते थे कि रेप नहीं माना जाएगा तो कहीं ना कहीं उसके साथ भी अन्याय हो जाता था। तो इसके लिए एक नया प्रोविज़न 69 में बीएनएस में जोड़ दिया गया है, और इससे कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज़ हो गई है वो कि वहाँ कैटेगराइज कर देंगे और रेप है तो फिर इधर कर देंगे 64 से लेके जो। अच्छा, ये एक चीज़ जो है जैसे पुलिस कस्टडी में पहले ये होता था कि कोई भी अगर अभियुक्त पकड़ा जा रहा है तो पुलिस 24 घंटे के अंदर 24 घंटे तक उसे अपने कस्टडी में रख सकती है, और 24 घंटे पूरा होने के पहले उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देना होता था। अब उसमें क्या है, जो चीज़ें हुई हैं, रिमांड पीरियड जो है, पहले भी जो 167 के रिमांड होता था, अच्छा, वो सारा प्रोसीजर वही है। आज भी अगर आप जैसे सीआरपीसी में ये प्रोविज़न था, सेक्शन 57 सीआरपीसी की कहती थी कि आप किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से अंदर अपनी कस्टडी में नहीं रख सकते हैं। अगर 24 घंटे में आपका इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो रहा है तो उसे निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष आप उपस्थित करेंगे और उसे रिमांड मांगेंगे। अब मजिस्ट्रेट के ऊपर ये डिपेंड करता था कि वो आपको पुलिस कस्टडी रिमांड देगा कि जुडिशियल कस्टडी रिमांड देगा। अगर उसने जैसा डिमांड होती थी आईओ की, अब वो जुडिशियल कस्टडी रिमांड मतलब वो जेल भेज दिया जाता था। वही चीज़ सेम यहाँ भी है। अगर 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन आपकी कंप्लीट नहीं हुई तो आप उसको निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने ले जाएंगे, एक्यूज को। मजिस्ट्रेट उसको जैसा आईओ मांगेगा जुडिशियल कस्टडी या पुलिस कस्टडी वो दे सकता है। अंतर सिर्फ ये, अब वो भी पीरियड था 90 दिन और 60 दिन का। अच्छा। कि अगर मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध है तो 90 दिन उसका जुडिशियल कस्टडी चलती थी, और इससे भिन्न कोई अपराध है तो 60 दिन चलती थी। आज भी सब कुछ वही है, बस उसमें अंतर ये हुआ है कि जो 90 दिन और 60 दिन का जो पीरियड है उसमें जो पीसीआर लिया जाता था, पुलिस कस्टडी रिमांड, वो फर्स्ट 15 डेज में ही लिया जा सकता था एक सीआरपीसी में। अच्छा। जो पहला 15 दिन होता था उसमें ही हम पुलिस कस्टडी रिमांड मांग सकते थे। बस इस पीरियड को बढ़ा दिया गया है।
अब ऐसी जगह पे जहाँ पे मैक्सिमम रिमांड 90 दिन की हो सकती है, वहाँ पे पुलिस जो है 60 दिन के भीतर कभी भी जाके पीसीआर की मांग कर सकती है, पुलिस कस्टडी रिमांड, कि भाई इनको हमको दे दीजिए, हमको इनका बयान लेना है, अपनी कस्टडी में लेकर के कुछ चीज़ रिकवरी कराना है 27 एविडेंस एक्ट में, तो वो हम कराएंगे। मतलब जो लिमिट था 15 डेज़ का, उसको बढ़ा करके 60 दिन कर दिया गया है, और जहां मैक्सिमम रिमांड 60 दिन की हो सकती थी, वहां जो लिमिट है वो 40 दिन का कर दिया गया है। मतलब पीसीआर की एप्लीकेशन पुलिस 60 दिन या 40 दिन में कभी भी दे सकती है। भारतीय दंड संहिता में अपराधों का स्वरूप जो है, कुछ अपराध बढ़ा दिए गए, दंड की मात्रा बढ़ाई गई है। सीआरपीसी में भी परिवर्तन हुए, बहुत सारे परिवर्तन हुए, अच्छे परिवर्तन हुए। इस संहिता में जो इलेक्ट्रॉनिक मोड है उसको कितना महत्व दिया गया है? बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है सर। पहले के ज़माने में जब सीआरपीसी बनी थी उस समय मोबाइल नहीं हुआ करते थे, फ़ोन नहीं हुआ करते थे, साइबर क्राइम नहीं हुआ करता था, अपराध करने के तरीके बहुत अलग थे बिल्कुल। जैसे गृह भेदन देखिए होते थे, वो काट करके घुसते थे। अब ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। अब ये दौर ये आ गया है कि आप लंदन में बैठे हैं और गोरखपुर के अकाउंट से आप खाली कर सकते हैं चीज़ों को, उनका अकाउंट खाली कर देगा आदमी। इलेक्ट्रॉनिक मोड को सीआरपीसी को दृष्टिगत रखते हुए अगर हम कहें तो सीआरपीसी में जो इलेक्ट्रॉनिक मोड को जो है, जैसे सम्मन वगैरह तामील होते बिल्कुल हो सकते हैं जी। अब नया प्रोविजन कर दिया गया है कि आप व्हाट्सएप से भी सम्मन को तामील करा सकते हैं। अच्छा, आप व्हाट्सएप से चीज़ों को भेज सकते हैं। यहाँ तक कि जो 207 का कंप्लायंस होता था कि एक्यूज को केस डायरी दी जाती थी, उसकी कॉपी, वो सब भी आप उसको इलेक्ट्रॉनिक मोड में कर दीजिए। अच्छा, एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है, 105 BNSS जोड़ा गया है, तो उसमें अब जो भी रिकवरी आप करेंगे उसका ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे। 161 के बयान जो होते थे, अभी 180 है BNSS में, तो उसके बयान भी ऑनलाइन रिकॉर्ड होते हैं। 164 का जो बयान होता था, अभी 183 BNSS है, तो उसका भी ऑनलाइन चीज़ें हो रही हैं, और रिकवरी टोटल उसका फ़र्द जो बन रही है वो ऑनलाइन हो रही है। अच्छा। जो बरामदगी आप कर रहे हैं, जैसे आर्म्स एक्ट में किसी के पास से कट्टा बरामद करते हैं, NDPS में गांजा, भांग, चरस, अफीम बरामद करते हैं, तो ये सारी चीज़ों की बिना रिकॉर्डिंग के आप बरामदगी नहीं कर सकते हैं। और अगर आप बरामद करते हैं तो एक्यूज को लेके आएंगे तो मजिस्ट्रेट साहब जो है उसको रिफ्यूज़ कर देंगे उस रिमांड को। तो इस तरह की व्यवस्था बन गई है, तो थोड़ा सा अच्छी व्यवस्था है। इससे झूठा जो अगर फंस जा रहा है, कोई व्यक्ति फंसा दिया जा रहा है, तो इस पर कहीं ना कहीं लगाम लगेगी। महिला अपराधों में कुछ और भी सुधार हुआ है क्या अपने BNS? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुधार हुए हैं सर। सबसे पहले तो महिला अपराधों का जो व्यवस्था थी वो IPC के लास्ट में हुआ करता था, तो वो अब पहले कर दिया गया है। जैसे 64 हो गया है, 64, 65, 66 ऐसे चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी अपने जजमेंट दिए थे वो हर जजमेंट को कोडिफाई कर दिया गया, कोडिफाई कर दिया, एक्ट बना दिया गया, उस एक्ट में कोडिफाई कर दिया गया। इसके अलावा जो निर्भया कांड के बाद 2013 का जो अमेंडमेंट था, वो अलग से एक अमेंडमेंट था, जिसको अमेंडमेंट के माध्यम से 376A, 376AB, 376DA, DB ऐसे करके था, उसको सब कहीं ना कहीं एक सेक्शन में कन्वर्ट कर दिया गया। हमें लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जो व्यवहार में, जैसे 156(3) का जो कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल एकदम बदल दिया गया है। 156(3) का कॉन्सेप्ट क्या है, जरा इसको बताइए हमारे। अब जो है क्या हो गया है, पहले क्या होता था कि ये एक्स पार्टी सुना जाता था और पीड़ित को ही सुन करके निर्णय दे दिया जाता था कि इसके खिलाफ FIR होगी कि नहीं होगी। लेकिन अब कॉन्सेप्ट कोर्ट का उसमें बदल दिया गया है। अब इसमें एक तो पहला चीज़ आ गया है कि इसमें जो विपक्षी पार्टी है उसको भी सुनने का एक राइट दे दिया गया है कि आप उसको भी बुलवाइए, उसको सुनवाई का मौका दीजिए, और फिर उसके बाद जो है अपना निर्णय लेना है कि नहीं लेना है, उस पर ऑनरेबल कोर्ट डिसाइड करेगी कि क्या लेना है। ये बहुत बड़ा चेंज हुआ है कि अब द्विपक्षीय हो गया है एक तरह से। और अगर कोई सरकारी सेवा में है सर, तो सरकारी सेवा में जो उसका एम्प्लॉयर है उससे भी सैंक्शन लेना है शुरू में कि आप जो है उनको भी नोटिस दीजिए। जैसे किसी दरोगा के खिलाफ 156(3) पड़ा तो IG से चाहे SSP महोदय से, उनसे भी लेना है कि आप इनके खिलाफ 156(3) पड़ा हुआ है। ये बताइए कि चूँकि आप लगातार जो है तैयारी में रहे, मेधावी छात्र रहे, और इसके अतिरिक्त भी कुछ शौक आपके रहे हैं, जो साहित्यिक, आध्यात्मिक, किताब सर, खेलों से प्रेम, फिल्मों से क्या? जो फिल्मों से मेरा बहुत लगाव रहा है सर। हम लोग मेरे मित्र हैं अभी इस समय प्रद्युम्न मिश्रा जी, और वो इस समय जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं, तो वो भी तैयारी करते थे, पढ़ाते थे। हम लोग जब भी रिजल्ट आता था और विफल हो जाते थे तो जाके मूवी देखा करते थे। अच्छा। तो फिल्मों का बहुत अच्छा शौक रहा है। गाने गुनगुनाने का भी शौक रहा है? अरे सर, बहुत सारे फिल्म मतलब पसंदीदा हैं हमारे, और अमिताभ बच्चन जी को बहुत पसंद करते हैं हम, और शाहरुख खान हैं, उनको भी बहुत अच्छा लगता है।
बाकी तो और भी सारी फिल्में बहुत हॉलीवुड की फिल्में अध्यात्म में क्या आपकी कितनी बिल्कुल रुचि? सर, बहुत ज़्यादा रुचि है अध्यात्म में, और भगवान में पूरी आस्था है हमारी, और मैं मानता हूँ कि जो कुछ भी है सब बस भगवान की वजह से ही है। मैत्रीपूर्ण संबंधों को आप कितना महत्व देते हैं? ये सर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल, आज मैं जहाँ भी जिस मुकाम पे हूँ उसमें सिर्फ मेरी संगति और मेरे मित्रों का इतना ज़्यादा सहयोग है कि जिसको मैं अपने मुंह से अपने शब्दों में बता नहीं सकता हूँ। मेरे पास मतलब बहुत कम आर्थिक संसाधन हुआ करते थे, लेकिन ये मित्रों का सहयोग था कि मेरे पास राहुल IAS के नोट, ध्येय के नोट, हर कोचिंग के देश के नोट्स हमारे पास अवेलेबल रहते थे, क्योंकि वो हमारे मित्र जो पढ़ने में ठीक थे और वो तैयारी करने के लिए सक्षम थे, वो पढ़ते थे और मुझे ला करके वो सारे नोट्स दे देते थे, क्योंकि संगति मेरी ऐसी थी उन लोगों से और उनको दिखता था हमारे अंदर कुछ, तो वो देते थे। और मेरे सीनियर हमेशा मेरे दोस्त रहे, तो वो हमेशा जब भी मैं वो होता था तो मुझे डांटते थे, फटकारते थे, तुम ऐसे नहीं, तुम ऐसे चलो, तुम ऐसे करो, तुम ये करो। तो सर कह नहीं सकता हूँ कि कितना बड़ा योगदान है, क्योंकि बहुत बड़ा योगदान है, उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, बहुत जो भी है सब मित्रों की वजह से ही है। तो जो लोग आपको तैयारी के दौरान बहुत सारे ताने आपको सुनाते रहे, उन लोगों के प्रति जो है क्या कहेंगे आप? जो ऐसे लोग जो है आपको सर मैं तो यही कहूँगा, ताने से बिल्कुल कितना आदमी को परेशान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या है इसका, और जीवन में इसका कितना योगदान होता है इन तानों का? सर, तो ताने कहने वाले लोग कहते ही रहते हैं, लेकिन कबीरदास ने कहा है निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। तो जो निंदक होते हैं वो भी कहीं ना कहीं आपको फैसिलिटेट करते हैं, और उनसे भी लगता है कि आप करके दिखाइए। सचिन कभी मुंह से नहीं बोलते थे, अपने बैट से करते थे, तो उन्होंने बैट से हमेशा दिखाया, कभी मुंह से उन्होंने नहीं बोला। तो यही करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, जिनको जितनी समझ रहती है उतना ही वो बोलता है। क्या आपने जो है, क्या इच्छा है आपकी जो है, किस तरह से और सशक्त करेंगे इस न्यायिक सेवा को? सर न्यायिक सेवा जो है वो एक बहुत ही हमने अंदर से भी महसूस किया है कि जुडिशरी मतलब अगर ना रहे तो बहुत समस्या हो जाएगी समाज में, क्योंकि जुडिशरी एक ऐसी बॉडी है जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों को चेक एंड बैलेंस करती है। तो और रही बात थोड़ा सा न्याय व्यवस्था में, यही है कि देर से लोगों को न्याय मिलता है, चीज़ें सही से हो नहीं पाती हैं। उसका भी बहुत बड़ा कारण ये है कि फाइलें की बहुत ज़्यादा पेंडेंसी है और जजेज की संख्या बहुत कम है। तो पहली चीज़ तो कोशिश करेंगे कि हम जो भी चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं उनको अच्छे से त्वरित करने का प्रयास किया जाए। और जो दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो जुडिशरी उस समाज के सबसे निचले तबके को ध्यान में भी रखती है, उतना ही जितना कि सबसे ऊंचे तबके को ध्यान में रखती है। बिल्कुल। तो ये हमेशा समान भाव रहना चाहिए। आर्टिकल 14 में जो बताया गया है, विधि के समक्ष समता होनी चाहिए। बिल्कुल। तो हर व्यक्ति विधि के समक्ष समान होता है, और अब तो समान संरक्षण मिलता है। अब तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जो न्याय की देवी थी उनके ऊपर जो आंखों की पट्टी थी वो भी हटा दी गई है। अब देख के समानता बरतनी है सर। तो मेरा तो यही चीज़ रहेगा कि जल्दी लोगों को न्याय मिले, सबके साथ समान व्यवहार किया जाए और न्याय के पथ पे लोग अग्रसर हो सकें और न्यायपालिका में उनका विश्वास बढ़ सके। नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से। देखिए, जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। हम तो अब्राहम लिंकन जी का एक लेख जो है, जो अपने बच्चे के लिए उन्होंने बच्चे के हेडमास्टर के पास उन्होंने एक पत्र लिखा था, और उसमें लिखा था कि हमारे बच्चे को आप बताएं कि मेहनत से प्राप्त किया गया 1 रुपया किसी अन्य तरीके से अर्जित किए हुए उन 5 रुपये से भी ज़्यादा मूल्यवान होता है, जो मेहनत से 1 रुपया जो कमाया जाता है। और धोखा देने से बेहतर है कि आप असफल हो जाएं, उसमें ज़्यादा सुकून होता है। और एक और लाइन उनकी हमें बहुत अच्छी लगती है कि मेरे बच्चे को ये सिखाइएगा कि वह अपने दिमाग को बहुत ऊंचा से ऊंचा दाम देने वाले के हवाले करे, लेकिन अपने चरित्र को, अपनी आत्मा को कभी ना बेचे। तो ये सब चीज़ें जीवन में बहुत जो है ध्यान देने के योग्य होती हैं। अब चलते चलते, चूँकि आपका बिल्कुल आखिरी सवाल मेरा कि जो है, जो लड़के, जो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, क्या संदेश है उनके लिए? क्या मेरा उनके लिए बस इतना ही संदेश है कि अगर आप देखिए, वकालत की प्रैक्टिस भी, जो वकालत है वो भी एक बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है। आप अगर वकील हैं, प्राइवेट वकील, तो कभी उसको हेय दृष्टि से मत देखिए। उसको आप इतना बढ़िया मेहनत करिए, उसमें आगे बढ़िए, उसको बोलने का प्रयास कीजिए, अपनी बातों को रखने का प्रयास कीजिए। मैंने अपने कोर्ट में अनुभव किया है कि बहुत सारे जूनियर एडवोकेट्स हैं, वो एक्चुअल में बस डेट लेने के लिए आते हैं, और शायद सीनियर्स का सहयोग भी ना मिल पाता होगा, जो भी कारण रहा हो। तो उनके लिए मैं यही कहूँगा कि भाई, या तो आप प्रैक्टिस मन से करिए,
तैयारी कर रहे हैं तो वकालत के बाद भी इतना समय आपके पास है कि आप तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि परिश्रम से ही सब कुछ मिलने वाला है। और ये सब एग्ज़ाम ऐसे होते हैं जो बिना प्रैक्टिस के नहीं निकाले जा सकते हैं। रही बात जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो फ्रेशनर्स हैं, वो अपना तैयारी करें और मेहनत से सारे, स्पेशली बेयर एक्ट पे काफ़ी कमांड करें। बेयर एक्ट अगर आपका तैयार है तो बाकी जजमेंट जो आ रहे हैं उसको ऐड कर देना है, फिर बहुत जल्दी सिलेक्शन हो जाता है। और जुडिशरी, बस ये मान के चलें कि जुडिशरी में सेलेक्ट होना अदर पीसीएस और अन्य एग्जाम से थोड़ा सा आसान पड़ेगा अगर आप लगातार अगर आप निरंतर कंटिन्यूअस पढ़ते रहने की ज़रूरत है, लगे रहने की ज़रूरत है। असफलताओं से घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि असफलताएँ तो आती ही आती हैं और उन असफलताओं से नई सीख ले करके फिर से आगे बढ़ने की ज़रूरत है, प्रयास करने की ज़रूरत है। बिल्कुल जो लगा रहता है, मैं 100% यह कह रहा हूँ आज कि जो लगा रहता है वो कहीं ना कहीं सिलेक्शन होता है। बिल्कुल उसका चयन हो जाएगा, वो अच्छा काम करेगा, लीगल एडवाइज़र हो जाएगा, एजेएस हो जाएगा, पीसीएसजे हो जाएगा, एपीओ हो जाएगा, विभिन्न फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसका लीगल एडवाइज़र हो जाएगा। लॉ का फील्ड बहुत ब्रॉड हो गया है सर, तो कहीं ना कहीं आपके पास अवसर बुला रहा है, आप तैयारी में लगिए, मतलब लगे रहिए, सक्रिय रहिए। तो जयशंकर प्रसाद की एक लाइन है, उस लाइन से मैं आपका समापन करूंगा, जो है कि परिश्रम करता हूं अविराम, बनाता हूं क्यारी और कुंज, सिंचता दीर्घ जल से सानंद खिलेगा कभी मल्लिका कुंज। निश्चित रूप से आप परिश्रम करिए। और दर्शकों, आपने देखा कि दिलीप कुमार सिंह जी ने बहुत बेहतर तरीके से अपने चयन के बारे में आपने बताया और जीवन के बहुत सारे अनुभव आपने साझा किए, बहुत सारे विधि के बारे में आपने जानकारियां दी। निश्चित रूप से ये सारी जानकारी आपके काम आएगी। दिलीप जी, आपने अवसर दिया हमें बातचीत करने का, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत जल्दी आप उच्चतर न्यायिक सेवा बिहार में ज्वाइन करें और स्वपत्नी कब, हमें लगता है कि इसके बाद अवसर मिलेगा आपसे बातचीत करने का। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।